हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। इससे पहले मैंने लैकोपेरॉन मॉडल और जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो फिर आज हम देखेंगे गाइस प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो प्रोटीन संश्लेषण है क्या वो हम देखेंगे, या फिर कहें तो इंट्रोडक्शन। सेकंड देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, आखिर प्रोटीन किस प्रकार से बनता है वो हम देखेंगे। तो फिर प्रोटीन जो है 2 चरणों में कंप्लीट होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला अनुलेखन, सेकंड अनुवादन। तो फिर आज का जो वीडियो है गाइस उसमें हम केवल अनुलेखन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा उसमें हम अनुवादन को देखेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण है क्या। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जीव द्रव्य का प्रमुख घटक है। सभी जीवों के जीवन संबंधी आवश्यक कार्यों के संपादन के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सभी जैविक क्रियाओं के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, तो फिर हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर प्रोटीन का थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये नहीं लिखोगे तो फिर आप जो जानते हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा है जो जीव द्रव्य है गाइस उसका प्रमुख घटक है प्रोटीन, और जितने भी आवश्यक कार्य हैं, है ना, जीवन को संपादित करने के लिए, फिर जीवन को चलाने के लिए जितने भी आवश्यक कार्य हैं उसके लिए प्रोटीन आवश्यक है। साथ ही हमारे अंदर की जो जैविक क्रियाएं हैं, है ना, हमारे अंदर जो है बहुत सारी जैविक क्रियाएं चल रही है, उनको जो है एंजाइम जो है पूरा करते हैं ना, एंजाइमों के द्वारा जो है पूरा होता है। तो फिर एंजाइम भी क्या है, वो भी एक प्रकार के प्रोटीन ही है। तो फिर प्रोटीन का थोड़ा सा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दोगे। आगे देखते हैं अमीनो अम्लों से, है ना, अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन अणु में सभी 20 अमीनो एसिड या उससे कम अमीनो एसिड हो सकते हैं। 2 क्रमिक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के कारण आपस में जुड़ते हैं व प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, जो प्रोटीन है गाइस वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं, और प्रोटीन के एक जो प्रोटीन अणु है उसमें 20 अमीनो एसिड या उससे कम अमीनो एसिड हो सकते हैं। और ये जो अमीनो एसिड हैं गाइस वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 क्रमिक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के कारण आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो फिर बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण जो है करते हैं। आगे देखते हैं एक्टिव अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड के कारण जुड़कर डाइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड अणु के निर्माण की प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं या कहलाती है। अब देखिए जो एक्टिव अमीनो एसिड्स हैं, है ना, वो जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे। अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा तब जो है डाइपेप्टाइड बनेगा, और बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा तब उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। और पॉलीपेप्टाइड क्या है, अमीनो अम्ल का समूह है, और वही अमीनो अम्ल का समूह क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फिर उसी को ही जो है प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ही जो है प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण जो है कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कि किस प्रकार से प्रोटीन बनता है इस वो हम देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लिक अम्लों में से आनुवांशिक सूचना का प्रवाह एक रेखीय दिशा में होता है। इस एक रेखीय प्रवाह की प्रक्रिया को क्रिक ने दिया था, जो सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में सेंट्रल डोग्मा क्या है इसके बारे में भी जो है पूछा जाता है गाइस। तो फिर आप लोग जो है यही लिखना है कि सेंट्रल डोग्मा है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लिक अम्ल लिखा गया, इस न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए, और हमारे डीएनए में जो है बहुत सारे जीन्स होते हैं, और उन जीन्स में जो है गाइस सूचना रहता है कि हमें प्रोटीन बनाना है, या फिर ये जो जीन्स है उसको प्रोटीन बनाना है, ये सूचना जो है उस जीन्स में होता है। तो फिर वो जो लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लिक अम्लों से अर्थात डीएनए से आनुवांशिक सूचना, जो जीन्स है जिस पे सूचना है ना, तो फिर सूचनाओं का प्रवाह एक रेखीय दिशा में होता है, और जो जीन्स के अंदर जो सूचनाएं कि हमें प्रोटीन बनाना है उसका जो है रेखीय दिशा में प्रवाह होता है। तो फिर इस एक रेखीय दिशा की प्रक्रिया को ही रेखीय प्रवाह की प्रक्रिया को ही क्रिक ने दिया था, जिसे सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सेंट्रल डोग्मा है क्या, है ना। जो हमारे जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं,
उन पर सूचना होता है कि हमें प्रोटीन बनाना है, तो फिर उस सूचना का प्रवाह रेखीय दिशा में होता है। तो फिर उसी रेखीय प्रवाह की प्रक्रिया को क्रिक ने दिया था, जिसे सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट अनुलेखन और सेकंड अनुवादन। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, जो प्रोटीन किस प्रकार से बनता है, तो फिर 2 चरणों में कंप्लीट होता है, अनुलेखन और अनुवादन में। अब अनुलेखन क्या है, तो फिर वो भी देख लेते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर एमआरएनए बनेगा, अर्थात डीएनए का एमआरएनए में परिवर्तन अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सेकंड, जब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर इसके द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फिर एमआरएनए के द्वारा जब प्रोटीन बनेगा तो उसे हम अनुवादन या ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। तो फिर चलिए फर्स्ट जो है हम अनुलेखन देख लेते हैं। देखते हैं, डीएनए के टेम्पलेट पर संदेश वाहक के आरएनए के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है गाइस, जो डीएनए के अंदर क्या होता है, टेम्पलेट्स होते हैं ना, तो फिर उनमें जो है संदेश वाहक के आरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होता है, तो फिर उसे जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये आप लिख सकते हैं, या फिर डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन जो है कहते हैं। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को ही हम अनुलेखन कहेंगे। ये भी जो है आप लोग लिख सकते हैं। आप जो भी लिखे हैं ना, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, डीएनए जिस प्रकार अपनी प्रतिकृति बनाता है, ठीक उसी प्रक्रिया की तरह आरएनए का संश्लेषण भी होता है। अब देखिएगा, इस डीएनए की जैसी प्रतिकृति होती है ना, उसी की तरह जो है आरएनए का संश्लेषण होता है। कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, डीएनए के अब देख रहे हैं कि एमआरएनए का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ना, किससे बनेगा, एमआरएनए डीएनए से बनेगा। तो फिर देखते हैं, डीएनए के जिस स्थल से एमआरएनए का संश्लेषण होना होता है उसे प्रमोटर कहते हैं। ठीक है गाइस, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, तो फिर किस स्थान से होगा, तो फिर जिस स्थान से एमआरएनए का निर्माण होगा या संश्लेषण होगा उस स्थान को जो है प्रमोटर कहते हैं। चलिए सबसे पहले जो है हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम नोट्स में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फिर डीएनए इस प्रकार से होता है गाइस, ये फर्स्ट डायग्राम है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ये फाइनल इमेज है ना। तो फिर डीएनए इस प्रकार से होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने ये बनाया है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है गाइस, ये जो है एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को जो है आगे की ओर बढ़ाएगा, है ना। यही उसे जो है प्रेरित करेगा कि एमआरएनए बनाओ, है ना। और ये जो जिस स्थान पर है गाइस, उसी स्थान को जो है प्रमोटर कहेंगे, और इसी स्थान से जिस स्थान पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसी स्थान को ही जो है हम प्रमोटर कहेंगे। ठीक है, जहाँ से एमआरएनए का निर्माण होगा। ठीक है, तो फिर वही यहाँ पे लिखा है। सेकंड है, समारंभन स्थल के चयन के निर्देशन का कार्य सिग्मा कारक करता है। एमआरएनए के समारंभन के साथ सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। अब देखिए, इस डीएनए से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो फिर डीएनए के किस स्थान से जो है एमआरएनए का निर्माण होगा, इसका चयन जो है सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक करता है। ठीक है, कि डीएनए का जो ये तो पता चल गया कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, लेकिन किस स्थान से होगा इसका चयन जो है सिग्मा कारक करता है। और जैसे ही एमआरएनए का समारंभन होता है, अर्थात एमआरएनए जैसे बनना स्टार्ट होता है, वैसे ही सिग्मा कारक जो है डीएनए से अलग हो जाता है। आगे देखते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता से होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही डायग्राम में दिखाया कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है करके, है ना। वही जो है प्रेरित करता है कि तुम एमआरएनए बनाओ। ठीक है, तो फिर ये एंजाइम आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि कौन सा एंजाइम काम करेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखते हैं। संश्लेषण स्थल पर सर्वप्रथम डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं खुलती है तथा दोनों अकुंडलित श्रृंखलाओं में से केवल एक आधार या साँचे का कार्य करती है। अब देखिएगा, जिस स्थान से एमआरएनए का संश्लेषण होना होता है ना, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो फिर जिस स्थान से एमआरएनए का संश्लेषण होना होता है वो स्थान जो है खुल जाता है, उसकी श्रृंखला खुल जाती है और दोनों जो है अकुंडलित हो जाते हैं। और इसमें से एक श्रृंखला या एक चैन जो है आगे एमआरएनए बनाने का कार्य करता है। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देखिए, सेकेंड डायग्राम है ना, यहाँ देखिए ये जो है खुल गया है
और इसी स्थान से जो है mRNA का निर्माण जो है होगा। ठीक है, तो फिर ये खुल गया है और इसका ये वाला जो है एक साँचे का कार्य कर रहा है ना, ये वाला सिरा जो है, सॉरी, ये वाला जो धागा है या फिर चैन बोल सकते हैं, ये वाला चैन जो है आगे mRNA के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। आगे देखते हैं 5 पॉइंट देखते हैं गाइस। डीएनए टेम्पलेट से उसी के समरूप राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर mRNA श्रृंखला बनाते हैं। केवल थायमिन की जगह यूरेसिल वाला न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता है। ठीक है, इस आप लोगों को पता ही है कि डीएनए में जो है यूरेसिल नहीं होता, जबकि आरएनए में जो है यूरेसिल होता है। तब जैसे कि यहाँ पे श्रृंखला जो है अलग हो जाता है ना, यहाँ पे देखिए श्रृंखला जो है अलग हो गया है, तो फिर इसमें जो है डीएनए के समरूप ही, इसी के समरूप ही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर के जुड़ेंगे। लेकिन आरएनए में जो है यूरेसिल होता है ना, एडेनिन नहीं पाया जाता। तो फिर इधर देखिए ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें ये थायमिन है, तो फिर थायमिन के साथ इधर आरएनए में जो है यूरेसिल जुड़ेगा। फिर एडेनिन है तो फिर थायमिन, ग्वानिन है तो फिर साइटोसाइन, साइटोसाइन है तो फिर ग्वानिन। इस प्रकार से सभी जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इधर भी जुड़ेगा, है ना। और यहाँ पर जो मैंने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बताया है गाइस, वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है गाइस, ये mRNA बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो फिर ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा और रॉ फैक्टर तक आकर के जो है ये स्टॉप हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है, यह संश्लेषित mRNA क्षारक क्रम में डीएनए का संपूरक होता है और इसके विशिष्ट और उसमें विशिष्ट प्रोटीन निर्मित करने की सूचना संग्रहित होती है। अब देखिए जो आरएनए बना है ना, उसका जो क्षारक क्रम है वो डीएनए के समान होता है, लेकिन उसका पूरक होता है। और इस क्षारक में जो है इस प्रोटीन निर्माण करने की जो सूचना है वो संग्रहित होती है। अर्थात उनके अंदर जो जीन्स हैं उन्हें पता है कि हमें प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो फिर वो सूचना जो है उनके अंदर सन्निहित है या संग्रहित है। 7 पॉइंट देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जब स्टॉप सिग्नल वाले स्थान पर पहुंच जाता है तो श्रृंखला का समापन विशेष प्रोटीन रहो कारक की उपस्थिति में होता है और संश्लेषित mRNA डीएनए से अलग हो जाता है। अब देखिए इस हमने रहो प्रोटीन भी वहाँ पे देखा था, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है रहो प्रोटीन है ना, और यही जो है स्टॉप सिग्नल है। अर्थात इसके इधर जो है हमें नहीं जाना है, इतना तक जो है हमें आरएनए का फॉर्मेशन करना है। वही लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज जब स्टॉप सिग्नल वाले स्थान पर पहुंचता है अर्थात उतना तक ही आरएनए बनाना है, इसके आगे नहीं जाना है ना। तो श्रृंखला का समापन विशेष प्रोटीन रहो के उपस्थिति में होता है। अर्थात श्रृंखला का समापन यहाँ होगा, है ना, यहाँ होगा, और इतना इससे लेके इतना तक ही बस आरएनए बनेगा, इधर जो है आरएनए नहीं बनेगा, है ना। वही लिखा है। तो फिर इसकी उपस्थिति में जो है होता है और संश्लेषित mRNA डीएनए से जो है अलग हो जाता है। उसके बाद जो आरएनए बनता है गाइस वो डीएनए से जो है अलग हो जाता है। यूकेरियोट्स में अनुलेखन के लिए 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डीएनए से सर्वप्रथम हेट्रोजीनस आरएनए बनाते हैं। इसके रूपांतरण से पुनः mRNA का निर्माण होता है। अब देखिए कि जो यूकेरियोट्स हैं, है ना, उनमें जो है अनुलेखन के लिए 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। जो सर्वप्रथम डीएनए से क्या बनाएगा, हेट्रोजीनस आरएनए बनाएगा, फिर हेट्रोजीनस आरएनए से फिर mRNA का निर्माण होता है। ठीक है, 9 पॉइंट देखते हैं। mRNA अपने संश्लेषण पश्चात केंद्रक झिल्ली में स्थित छिद्र न्यूक्लियर पोर द्वारा बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से जुड़ जाता है तथा प्रोटीन संश्लेषण की अगली क्रिया प्रारंभ होती है। mRNA का वर्ग समाप्त हो जाता है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम उसे नष्ट कर देता है। अब देखिएगा इस mRNA का जब निर्माण हो जाएगा, है ना, तब उसके पश्चात mRNA जो है केंद्रक झिल्ली, mRNA जो है डीएनए से बन रहा है, डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में। तो फिर केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र पाया जाता है उसके द्वारा जो है ये न्यूक्लियस से जो है बाहर आ जाता है और बाहर आकर के जो है ये कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होता है उससे जुड़ता है। उसके बाद जो प्रोटीन संश्लेषण की जो अगली क्रिया है अनुवादन, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, mRNA का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद ये जो है केंद्रक से बाहर निकलेगा, केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र होता है उसके द्वारा।
ठीक है। उसके बाद ये कोशिका द्रव्य में आएगा, फिर राइबोसोम से जुड़ेगा, फिर जो प्रोटीन संश्लेषण की जो अगली क्रिया है वो प्रारंभ होती है। फिर mRNA का वर्ग जो है समाप्त हो जाता है। जैसे ही mRNA का जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, तब जो है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। mRNA में लंबाई में वृद्धि 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में होता है, जो कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया है ना। तो फिर चलिए एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में बनाना है। ये डीएनए है, उससे पहले उसके जो स्थान है जहाँ से mRNA का निर्माण होना होता है उसे प्रमोटर कहते हैं। उस स्थान पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम आता है और उस क्रिया को प्रेरित करता है ना। और सिग्मा फैक्टर जो है इस स्थान का चयन करता है। उसके पश्चात ये अकुंडलित हो जाती है। फिर ये जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ जो है उसी के समरूप न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ते हैं। केवल एडेनिन की जगह यूरेसिल वाला न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ता है, और ये जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। और इधर होता है रहो फैक्टर है ना, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। उसके पश्चात ये जो डीएनए है उससे जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहो फैक्टर अलग होगा, और जो बना है आरएनए वो भी जो है अलग हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा। तो फिर ये डायग्राम जो है आप लोगों को बनाना है, नीचे में लिख देना है अनुलेखन की क्रिया। ठीक है, तो फिर ये हो गया गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अनुलेखन क्या है और प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। और अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है गाइस। इतना सारा बनाओ नोट्स, फिर उसके बाद जो है कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी सोचो, है ना। आधा 1 घंटा बार बार रीटेक लेना पड़ता है। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे, कर दोगे है ना, उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।